प्रशांत जी, अभी आपने एक जिक्र किया अपने गुरु के बारे में, श्री रामरूप वर्मा जी के बारे में, तो उनके कुछ काव्य संग्रह होंगे वो जो प्रकाशित हुए हैं, उन्हें हम कैसे देख सकते हैं? आपके पास कुछ है? जी हाँ। जी। रामरूप वर्मा जी की एक डायरी थी हम्म। जिसमें उनकी सारी कविताएं थीं। हम्म। वो डायरी उन्होंने मुझे सौंप दिया जी। और ये जिम्मा दिया कि उससे मैं पुस्तक के रूप में प्रकाशित करवाऊं जी। और लोगों तक पहुंचाऊं। जी। जी। तो मैंने उसे छपवाया जी। जी। और ये वैभव प्रकाशन से छपी हुई पुस्तक है अक्स। अच्छा। ये रामरूप वर्मा जी का काव्य संग्रह है। अच्छा। ये मैंने प्रकाशित करवाया और इसकी प्रस्तावना भी मैंने ही लिखा है। अरे वाह, तो बहुत अच्छी। ये पुस्तक है और ये प्रकाशित होने के बाद आसपास के स्कूलों कॉलेजेस में जो लाइब्रेरी हैं हाँ। वो तमाम लाइब्रेरीज में ये बुक चली गई है और उन जी। लाइब्रेरी का हिस्सा बन चुकी है। तो अच्छा। जो चाहें वो लाइब्रेरी में जाके इसे पढ़ भी सकते हैं, देख सकते हैं। जी जी जी, बहुत अच्छी बात है सर। और इसी बात के बाद में मैं एक बात ये भी कहना चाहूँगी कि ये जो आपने बताया, अभी नाम लिया, जिक्र किया वैभव प्रकाशन का। जी हाँ। हमारे लास्ट टू लास्ट एपिसोड में उसके जो ऑनर हैं उनका एक इंटरव्यू लिया गया था। हाँ, मैंने सुधीर भैया का इंटरव्यू देखा आपके चैनल में मैंने। जी 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 जी। प्रशांत जी, आपने रिश्तों पे कुछ कविताएं लिखी हैं। रिश्ते आजकल सिमटते जा रहे हैं, दूरियां लोगों के बीच में बढ़ती जा रही हैं। जी हाँ, वो जरा दर्शकों को सुनाइए। जरूर। जी। देखिए, ये कविता है। कहाँ गए वो रिश्ते सारे, कहाँ गए संबोधन प्यारे, फूफा मामा ताऊ चाचा सिमट गए अंकल में सारे। चैनल संस्कृति मैकाले पद्धति, अंग्रेजी ढोने की यह नियति, दुर्दिन यह दिखला रही, माता मम्मी कहला रही। चैनल संस्कृति मैकाले पद्धति, अंग्रेजी ढोने की यह नियति, दुर्दिन यह दिखला रही, माता मम्मी कहला रही। और पिता का तो हाल बुरा है, और पिता का तो हाल बुरा है, जिंदा खड़ा है पर डेड कहला रहा है। वाह, क्या बात है। जो 4 पंक्तियां और सुनाता हूँ आपको। जी, सुनाएं। मुफलिसी एक बार फिर घिर आई है, मुफलिसी एक बार फिर घिर आई है, लो जीवन में अब फिर तन्हाई है। गैरों की तो क्या थी हिमाकत, आज अपनों से हमने चोट खाई है, आज अपनों से हमने चोट खाई है। वाह, बहुत खूब। दौर यही चल रहा है कि अपने भी कब पीठ पे खंजर भोंक के चले जाते हैं, पता नहीं चलता है। खैर, आपने बहुत अच्छी कविताएं पढ़ी, बहुत आनंद हुआ, मन प्रसन्न हुआ, दर्शकों का भी, हमारा भी। प्रशांत श्रीवास्तव जी, श्रीवास्तव मतलब कायस्थ समाज से आप बिलोंग करते हैं। तो कायस्थ समाज को आगे बढ़ाने के लिए आपने क्या क्या, उनको कैसे लाभ दिलवाया, क्या क्या किया आपने? जी हाँ, मेरी पोस्टिंग जब बलौदा बाजार में थी जी। उस समय हमने कायस्थ समाज को संगठित किया, जी। लोगों को जोड़ा और एक संगठन बनाया जिसमें समाज में फैली कुरीतियों को दूर करने का हमने प्रयास किया। और किस प्रकार की कुरीतियां सर? जैसे शादी ब्याह वगैरह में दिक्कत होती थी, दहेज की समस्या थी, लड़के लड़कियों की शादी की एज निकल जाती थी, शादी नहीं हो पाती थी। अच्छा। तो इस तरह की जो कुरीतियां थी, दहेज प्रथा वगैरह, तो इन्हें दूर करने का हमने प्रयास किया। अच्छा। लोगों को संगठित करने का प्रयास किया। अच्छा। ये कुछ काम मैंने बलौदा बाजार में रहते समय किया। उसके बाद अब वर्तमान में, अब यहाँ आने के बाद में मैं यहाँ दुर्ग का जो कायस्थ समाज है उससे मैं जुड़ा हुआ हूँ और वर्तमान में यहाँ कायस्थ समाज का मैं सांस्कृतिक सचिव भी हूँ। अच्छा अच्छा। और भिलाई कायस्थ समाज से भी जुड़ा हुआ हूँ। अच्छा। और जब वहाँ कुछ गतिविधियाँ होती हैं, सांस्कृतिक साहित्यिक गतिविधियाँ, तो मुझको वहाँ भी आमंत्रित किया जाता है। जी जी। तो इस तरह से मैं समाज से जुड़ के उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं यहाँ पर। जी हाँ, कह सकते हैं आप। जी जी जी। आपने धर्म और अध्यात्म से जुड़कर भी बहुत से उत्कृष्ट कार्य किए हैं, उसका भी उल्लेख कीजिए कुछ। जी हाँ, शुरुआत मैं वहाँ से करना चाहूँगा जब मैं 1985 में जबलपुर में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में जब मैं पोस्टेड था। जी जी। तो मेरे एक सीनियर प्रोफेसर हुआ करते थे, कटियार सर जी। तो उन्होंने मुझको गायत्री परिवार से जोड़ा। अच्छा। फिर आगे चल के मैंने गुरु माता भगवती देवी शर्मा से फिर उनकी दीक्षा भी ली, गायत्री मत की दीक्षा ली। और फिर मेरी पोस्टिंग जब बलौदा बाजार में हुई, स्टेट बैंक जब मैंने ज्वाइन किया, जी। तो फिर मैं
गायत्री मंदिर से जुड़ के मैं गायत्री मंदिर का वहाँ सचिव भी था, संचालन समिति का मैं सचिव था। अच्छा अच्छा। तो वहाँ से जुड़ के फिर मैंने आध्यात्म के क्षेत्र में लोगों में आध्यात्मिक चेतना जगाने के लिए बहुत सारे काम किए। और जैसे यज्ञ हवन वगैरह जो होता है वो बहुत सारे आयोजन, कभी 24 कुंडी यज्ञ, 151 कुंडी यज्ञ, इस तरह के आयोजन जो होते हैं जी जी। गायत्री परिवार के, वो आयोजन करवाए। गांव-गांव में जाके इस तरह का आयोजन करवाए। और इसके पीछे मंशा केवल यज्ञ करवाना नहीं होता, यज्ञ तो एक बहाना रहता है, लेकिन उस बीच में जो बातें हम लोगों को बताते हैं वो ऐसी बातें रहती है जिससे लोगों में एक आध्यात्मिक चेतना जगे, लोगों में जन जागरण आए। जी जी, जागरूक होने के लिए उन्हें। जी हाँ जी। तो इस तरह के काम हमने गांव-गांव में जाकर के ये काम करवाए। जी जी। इसके अलावा गायत्री मंदिर से जुड़ के समाज सेवा का भी काम किया। अच्छा। बीच में जब स्टेट बैंक की बात हो रही थी तो मैंने आपको बताया था नेत्र शिविर। जी जी। तो वो नेत्र शिविर का आयोजक जो था वो गायत्री मंदिर रहता था। अच्छा। और मैं बतौर सचिव, संचालक मंडल के सचिव के बतौर वो नेत्र शिविर आयोजित करता था। और मैंने लगातार 9 साल तक नेत्र शिविर का आयोजन किया, जिसमें उस क्षेत्र के करीब 600 मरीज जो हैं वो लाभान्वित हुए, उनको नेत्र ज्योति मिली। बहुत अच्छी बात। और इसके लिए जो फंड का अरेंजमेंट होता था वो मैं जी आपने जिक्र किया एसबीआई के द्वारा आपको जी हाँ बैंक के माध्यम से फंड मिलता था। जी अच्छा, आपने एक जिक्र किया था कि सुंदरकांड से रिलेटेड भी आप कुछ चीजें करते हैं। हाँ, भाटापारा में मेरी एक सुंदरकांड समिति थी जी। और उस सुंदरकांड समिति के माध्यम से हम लोग कई जगह पे हमने सुंदरकांड का प्रोग्राम किया। अच्छा। और एक चेतना जगाने का भजन मंडली थी या नहीं, हम सिर्फ सुंदरकांड ही करते थे। सुंदरकांड के बाद 2-4 भजन भी गाते थे। अच्छा। हमारी सुंदरकांड समिति ही थी, श्री राम सुंदरकांड समिति। अच्छा। उस समिति का नाम था। जी जी। तो इसके माध्यम से हम लोगों के बीच में एक आस्था लोगों के मन में। जी हाँ जी। वो काम हम लोग किया करते थे इस माध्यम से। जी जी। आज दिन भी बहुत अच्छा है, मंगलवार है और हनुमान जी का ही दिन है। हनुमान जी का दिन है आज। जी जी। प्रशांत जी, अब मेरा आपसे एक बहुत ही रुचिकर प्रश्न है कि मैं देख रही हूँ एक से एक अवार्ड्स हैं, ट्रॉफीज आपको मिली हुई हैं और मुझे लगता है कि ये सारा कुछ संगीत से ही जुड़ा हुआ है। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आप संगीत के क्षेत्र में आपने कब कदम रखा, गायन कब से शुरुआत की आपने? जी हाँ, तो अपनी चर्चा हो रही थी इन ट्रॉफियों के बारे में, तो थोड़ा सा मैं पीछे चलता हूँ कि मेरा परिवार जो है, मेरे परिवार की पृष्ठभूमि संगीत में रुचि रखने वालों का परिवार है। जी जी। और मेरी अम्मा जो है वो हारमोनियम बजा के गीता दत्त के गाने गाया करती थी। अरे वाह। जी हाँ। और हमारे पिताजी जो हैं वो तो बहुत सारे वाद्य यंत्र बजाया करते थे। अच्छा। बांसुरी भी बजाते थे, वो तबला भी बजाते थे, हारमोनियम भी बजाते थे और उसके साथ साथ सिंगिंग भी करते थे। और भजन के गायन में उनको खास महारत हासिल थी। अच्छा अच्छा। तो हमारे घर में संगीत का वातावरण था। जी। और संगीत मेरे खून में है। जी जी। तो आगे चल के मैंने फिर थोड़ा सा मुझको संगीत में रुचि भी थी। अच्छा, इस बीच में क्या हुआ कि मैं रायपुर आकाशवाणी में सन 82 से 85 तक ड्रामा आर्टिस्ट भी था। अरे वाह, क्या बात है। जी हाँ, तो वहाँ से फिर मैंने बोलने का अंदाज सीखा, वॉइस का मॉड्यूलेशन सीखा। जी। फिर जो ऑर्केस्ट्रा या दूसरे जो संगीत के कार्यक्रम होते थे उसमें मैं एंकरिंग करने लगा। अरे वाह। और मेरी एंकरिंग को लोगों ने बहुत पसंद किया। जी जी। सन 2003 में जब मेरी पोस्टिंग भाटापारा हुई तो वहाँ कुछ संगीत से संबंधित मेरे मित्र मिल गए। जी जी। और वहाँ मैंने एक निर्मल संगीत समिति के नाम से एक ऑर्केस्ट्रा बना लिया। अच्छा अच्छा। जिसमें मैं सिंगिंग भी करता था और एंकरिंग भी करता था। जी जी। और लोग मेरी एंकरिंग सुनने के लिए ही उस प्रोग्राम में ज्यादा आया दूर दूर से आते थे, दौड़े चले आते थे। जी जी। तो यह हुआ। जी। इसके बाद में फिर मैं दुर्ग आ गया। दुर्ग में आने के बाद में थोड़ा सा जो मेरा जो ग्रुप बना हुआ था संगीत के साथियों का, वो ग्रुप बिखर गया। यहाँ आने के बाद फिर मैंने एक नया ग्रुप बनाया, सरगम म्यूजिकल ग्रुप के नाम से। अच्छा। और
यहाँ जब वो ग्रुप बना उसके बाद फिर थोड़े से एंकरिंग इसलिए कम हो गई क्योंकि यहाँ कैरोके सिंगिंग जो है वो मैंने स्टार्ट किया जी। और दुर्ग के अंदर जी। कैरोके सिंगिंग में प्रोफेशनल स्टेज शो जी। मैंने स्टार्ट किया। अरे वाह, क्या बात है। तो मैंने कैरोके सिंगिंग करते हुए प्रोफेशनल शो स्टार्ट किया। तो ज़्यादातर गाने क्योंकि मुझको गाने पड़ते थे और नया नया कैरोके था, ज़्यादा लोगों को कैरोके में गाने का उस समय अनुभव नहीं था। अब तो बहुत सारे लोग हो गए जो कि कैरोके कोरोना ने तो बहुत लोगों को सिंगर बना दिया। जी हाँ, जी हाँ जी। तो वहाँ से फिर सिंगिंग स्टार्ट हुई। मुझको सभी सिंगर्स के गाने गाने पड़ते थे। विशेषता आप मुकेश जी को बहुत अच्छा निभाते हैं। हाँ, मुकेश जी के बारे में लोगों ने मुझसे कहा कि आप मुकेश जी का गाना बहुत अच्छा गाते हैं, आप मुकेश जी के गाने को ज़्यादा फॉलो किया कीजिए। तो फिर मैंने मुकेश जी के गाने को ज़्यादा फॉलो करना शुरू किया, लोगों ने उसे पसंद भी किया जी। और आज ये है कि रायपुर में भी अगर मुकेश जी पे कोई प्रोग्राम होता है तो मुझको बुलावा आता है रायपुर से। हमें और हमारे दर्शकों को भी आपकी ये लोहावनी आवाज सुनने को मिलेगी। जी हाँ, बिल्कुल मिलेगी। लेकिन इसके पहले मैं थोड़ा सा अपने बारे में और जानकारी दे दूं। जी बिल्कुल। उसके बाद में फिर मैं आपको गाने भी सुनाऊंगा। एक मिनट यहीं रुक लो। नमस्कार, मैं आदरणीय प्रशांत श्रीवास्तव सर जी के बारे में कुछ कहना चाहती हूँ। प्रशांत श्रीवास्तव जी को मैं तब से जानती हूँ जब वे बलौदा बाजार में पदस्थ थे और वे उस समय समन्वय साहित्य समिति के सदस्य थे और मैं भट्टा पारक समन्वय साहित्य समिति से मैं भी जुड़ी हुई थी और तभी उनसे काव्य गोष्ठी में मुलाकात होती रहती थी। और वे तो बहुत उम्दा कवि है और साहित्यकार होते हुए भी गंभीर, सहज और सरल स्वभाव के हैं। इसके पश्चात वे भाटापारा स्थानांतरित होकर आए। तब गायत्री शक्तिपीठ में उन्हें ट्रस्टी बनाया गया और मैं उसी ट्रस्टी में पहले से ही ट्रस्टी सदस्य थी। आदरणीय सर जी का माँ गायत्री के प्रति असीम श्रद्धा और गुरु के प्रति अटूट विश्वास है, निष्ठा है। वे समर्पित भाव से गुरु के कार्य को करते हैं और गायत्री परिवार के जितने भी संगठनात्मक और आध्यात्मिक कार्यों को वे करते रहते हैं और इस कार्य में हमेशा वो संलग्न रहते हैं। गायत्री परिवार भाटापारा ने उनके कार्यकाल में नए नए आयामों को छुआ है और इसके अतिरिक्त हम लोगों ने एक सुंदर कांड समिति भी की थी। तो हम लोगों ने सर के साथ कई स्थानों पर संगीत में सुंदरकांड की प्रस्तुति दी है जिसे हर जगह सराहा गया है और सर जी के गाए हुए भावपूर्ण भजन भी श्रोताओं के मन मोह लेते थे। लोग आदरणीय प्रशांत श्रीवास्तव सर जी को एक बेहद प्रतिभावान एवं बहुमुखी प्रतिभा के धनी व्यक्ति के और एवं अच्छे इंसान के रूप में जानते हैं। मैं उनके लिए 2 पंक्तियां समर्पित करना चाहती हूँ। हो पूर्ण आपकी आशाएं, हो पूर्ण सकल अभिलाषाएं, हो पूर्ण आपके सुख सपने, संपूर्ण आपके निश्चय हो। मैं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। नमस्कार। तो प्रशांत जी, अब मेरा अगला आपसे सवाल ये होगा कि गीत संगीत तो मैं अभी आपसे सुनूंगी और उसे सुने बिना आपको छोड़ने वाले नहीं है हम और हमारे दर्शक को सभी। और मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आपका कोई यादगार शो, स्टेज शो आपको ऐसे कुछ याद है, वो आप चर्चा करें उसके बारे में। निर्मल संगीत समिति जो मैंने आपसे चर्चा किया था जी। निर्मल संगीत समिति का एक भजन का प्रोग्राम हमने राजिम कुंभ मेले में दिया था। अच्छा। तो वो जो हमारा भजन का प्रोग्राम था वो यादगार इस मायने में था कि एक तो स्टेज, बहुत बड़ा स्टेज था और उसके साथ ही दर्शकों की जो संख्या थी वो शायद 20 से 25 हजार के आसपास रही होगी क्योंकि सामने जहाँ तक नजर जाती थी वहाँ तक सिर्फ सिर ही दिखते थे। अच्छा, एक शब्द से समझ में आता है ना, कुंभ। कुंभ मतलब भीड़। जी हाँ, जी हाँ। मतलब तो, इतने श्रोता आपको मिले वहाँ। जी हाँ। अच्छा। राजिम में कुंभ मेले के नाम से कुंभ बड़ा सा मेला होता है, उसे राजिम कुंभ का नाम दिया गया है। जी जी। सर, आप इतनी सारी अलग अलग विधाओं में पारंगत हैं, तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप अपनी जो भी कलाएं हैं आपके अंदर, वो क्या लोगों को आप सिखाते भी हैं? और अगर सिखाते भी हैं तो क्या उसकी कोई फीस होती है या वो निःशुल्क होता है? ये आप जरा बताएं। जी। मैं म्यूजिक की क्लास पहले रेगुलर क्लास लेता था। अच्छा। सिखाता था लोगों को जी। और उसकी फीस भी चार्ज करता था। अच्छा। मैं जो फीस चार्ज करता था वो नॉर्मल जो लोग सिखाते हैं उनसे थोड़ी सी हायर
इसलिए रहती थी मेरी फीस क्योंकि मेरा मानना था कि हम गाना जो गाते हैं वो गले से कम गाते हैं, ब्रेन से ज़्यादा गाते जी। हैं। तो मैं जो वर्क करता था वो ब्रेन पे वर्क करता था। जी। गला तो रियाज से सध जाएगा, गले का रियाज तो गाते गाते हो जाएगा, जी। लेकिन ब्रेन में जो चीज़ है जिससे कि किसी भी इंसान का वॉइस टेक्सचर बनता है, जी। तो उस पे मैं ज़्यादा काम करता था। अच्छा। लेकिन अब थोड़ा सा समयाभाव है, जी। इस कारण मैं रेगुलर क्लासेस तो नहीं ले सकता। जी, जी। लेकिन हाँ, अगर कोई आता है मेरे पास संगीत सीखने के लिए जी। तो मैं उसे कुछ ऐसी टिप्स दे देता हूँ जिससे कि उसका ओवरऑल परफॉर्मेंस इम्प्रूव जी। हो जाए। जी। जी। तो ये चीज़ मैं भी करता हूँ। और कविता का ऐसा है कि कोई नवोदित कवि अपनी रचना लेकर के अगर आता है मेरे पास जी। तो उसमें जो त्रुटियां होती हैं, हाँ, उसमें मात्राएं कैसी हैं, उनको जी, कैसे जी। जमाना है, जी। छंद को कैसे बनाना है, जी। ये चीज मैं उसमें सुधार कर देते हैं। उसमें सुधार कर देता हूँ, बहुत बता अच्छी देता बात हूँ। है, बहुत बढ़िया। प्रशांत जी, आप अपने संगीत के अचीवमेंट के बारे में बताइए। जी, अचीवमेंट तो मेरे बहुत सारे हैं। जी। जैसा कि अभी आपने सब ट्रॉफियाँ वगैरह देखी, हाँ जी, बिल्कुल। तो इसमें एक तो चीज़ का उल्लेख मैं करना चाहूँगा जी। कि रायपुर में हमारे गाय समाज का एक कार्यक्रम हुआ था, संगीत का कार्यक्रम, बॉलीवुड सिंगिंग। उसमें पूरे छत्तीसगढ़ स्तरीय कार्यक्रम था, वो प्रांतीय स्तरीय था। अच्छा। उसमें मुझको रनर अप का पुरस्कार मिला था। बहुत बढ़िया। तो ये एक है। जी। और दुर्ग में दुर्ग आइडल का एक प्रोग्राम नगर पालिका निगम आयोजित करती है इस कार्यक्रम को। जी। जी। और उसमें उस कार्यक्रम में सरगम म्यूजिकल ग्रुप जो है, हाँ। वो उसकी सहयोगी संस्था थी। अच्छा। उस स्टेज में मैं एंकरिंग भी करता था और उसमें मैं सिंगिंग भी करता था। अच्छा। तो वो एक ही स्टेज में दोनों तरह का परफॉर्मेंस करते हुए मुझे बहुत अच्छा लगा। जी। और दुर्ग आइडल के कार्यक्रम को सक्सेस करने के पीछे, सक्सेस होने के पीछे ये भी एक वजह थी, सरगम म्यूजिकल ग्रुप कि का सरगम का साथ जुड़ा हुआ था। जी हाँ। बहुत अच्छी बात है सर, बहुत बढ़िया। तो हम सभी बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, इतनी देर से आपकी आवाज तो सुन रहे हैं, लेकिन गीतबद्ध किए हुए आवाज को सुना देते तो माहौल बन जाता। जी हाँ, जरूर, आइए सुनते हैं। तो दोस्तों, आइए सुनते हैं मुकेश जी की आवाज में गाया हुआ एक गीत प्रशांत श्रीवास्तव जी की आवाज में। लीजिए सर। चंचल शीतल निर्मल कोमल संगीत की देवी सरसजनी। शीतल निर्मल कोमल संगीत की देवी सरसजनी। चंचल शीतल निर्मल कोमल संगीत की देवी सरसजनी। सुंदरता के हर प्रतिमा से बढ़कर है तू सुंदर सजनी। चंचल शीतल निर्मल कोमल संगीत की देवी सरसजनी। आइए अब एक गीत सुनते हैं जिसे किशोर कुमार साहब ने गाया है। जी बिल्कुल। समा है सुहाना सुहाना नशे में जहाँ है, किसी को किसी की खबर ही कहाँ है। हर दिल में देखो मोहब्बत जवां है। आइए सुनते हैं गाना
शैलेंद्र सिंह जी का गाया हुआ। वाह क्या बात है। इबादत में करने लगा, मैं काफिर तो नहीं, मैं काफिर तो नहीं, मगर हंसी जब से देखा मैंने तुझको, मुझको बंदगी आ गई। मैं शायर तो नहीं, मगर हंसी जब से देखा मैंने तुझको, मुझको शायरी आ गई। मैं शायर तो नहीं। तो प्रशांत जी, हम हमारे हर एपिसोड में एक सिलसिला अपने मेहमान के साथ करते हैं कि जिसमें हम उनसे प्रश्न पूछते हैं और उन्हें जल्दी जल्दी आंसर देना होता है। तो आपके साथ भी ये शुरू किया जाएगा जी हाँ। और जिसका नाम है झटपट सवाल के चटपट जवाब। तो मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये रहेगा कि आपकी पसंदीदा गायिका कौन है? यकीनन आशा जी, आशा वाह। भोसले। बहुत अच्छी बात है। उनका कौन सा गीत आपको पसंद है? बहुत सारे हैं, अभी तो तुरंत में मुझको ऐसा कुछ याद नहीं आ रहा है, जी, लेकिन ठीक है। पसंद। और आपकी पसंदीदा एक्ट्रेस कौन है? रेखा जी। रेखा जी, वाह। लगभग मेरे हर क्वेश्चन में आंसर मुझे रेखा जी ही मिलता है। ऐसा क्या है? जी। तो अच्छा, इसके अलावा मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि भिलाई में अगर आप कहीं घूमने निकलते हैं शाम को अपनी कार से, तो कौन सी जगह जाना पसंद करते हैं? ज्यादातर मैत्री गार्डन। अच्छा, जी। ओके। और चाय कहाँ पीना पसंद करते हैं? सिविक सेंटर में। नन्हे की दुकान। जी हाँ। द फेमस नन्हे की दुकान। यस। बातों के दौरान बहुत देर से मेरी नज़र इस पे पड़ रही थी, तो मैं ये जानना चाह रही थी कि ये अंतर्राष्ट्रीय मैत्री सम्मेलन, इसमें लिखा हुआ है साहित्य, समाज सेवा और कला गायन, इस पे कुछ प्रकाश डालिए। जी, ये मुझे 2022 में राष्ट्र गौरव अवार्ड मिला था, जी जो कि भव्य फाउंडेशन जयपुर अच्छा। राजस्थान की ओर से मुझे दिया गया था, जी जी। जिसके फाउंडर मेंबर हैं डॉक्टर निशा माथुर अच्छा। और शैलन माथुर जी इसके संस्थापक हैं। जी जी जी। तो ये ऑल ओवर इंडिया में इनकी नज़र रहती है कि कहाँ कौन व्यक्ति कुछ उल्लेखनीय काम कर रहा है, प्रतिभावान व्यक्तियों को ढूंढते हैं। प्रतिभावान व्यक्तियों को ढूंढते रहते हैं, जी। पता लगाते हैं और उनका फिर वो बायोडाटा वगैरह मंगा के फिर यदि उनको ऐसा लगता है जी, जी। तो फिर वो उन्हें इस ढंग से सम्मानित करते हैं। अच्छा, तो इसमें आप देख रहे हैं कि साहित्य, समाज सेवा, कला जी। ये लिखा हुआ है और ये तीनों के बारे में मेरा जो अचीवमेंट है उस अभी अपने चर्चा के दौरान सारी बातें हुई जी हैं। जी। तो इन तीनों फील्ड को मिला के मुझे इस सम्मान राष्ट्र गौरव अवार्ड मुझे जयपुर राजस्थान में जी। सन 2022 में सम्मानित किया गया सम्मानित आपको। किया गया। बहुत खूब सर, तारीफ के काबिल हैं आप। आप इतने बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं, मतलब हर चीज मैंने आपसे सुन ली, बहुत आपने उल्लेखनीय कार्य किए हैं। ऐसी कोई चीज छूटी है जिसमें आप बहुत और कुछ भी आपने किया हो? जी हाँ, जी। एक फील्ड छूट गया। अच्छा जी, वो भी बताएं। वो है मैजिक का। अच्छा, आप मैजिक भी जानते हैं? मैं मैजिशियन भी हूँ। अरे वाह, क्या बात और है। बैंक में हर साल 26 जनवरी का जो प्रोग्राम होता था, जी। तो झंडोत्तोलन करके जब हम लोग नीचे आते थे, बैठते थे, जी, जी। तो मेरा 1-1.5 घंटे का मैजिक का शो हुआ करता था। अच्छा तो मैं एक मैजिशियन भी हूँ। अच्छा, और हमें भी जादू- कुछ म्यूजिक, सॉरी मैजिक जादू। म्यूजिक का जादू तो आपने दिखाई दिया है, कुछ मैजिक भी दिखाएं। हाँ, हाथ की सफाई का कुछ मैं आपको दिखा सकता हूँ। जी बिल्कुल, हम देखना चाहेंगे। जी, जी देखिए, एक छोटा सा जादू मैं दिखा रहा हूँ। जी। और दरअसल जादू कुछ होता नहीं है, हाँ ये सिर्फ हाथ की सफाई रहता है, स्लिप ऑफ हैंड्स रहता है। जी जी। और कुछ तकनीक रहती है जिसे कि दर्शक समझ नहीं पाता। जी। और जादू जैसी कोई चीज़ नहीं होती। जी। ये मैं पहले ही अपने शो में बता देता हूँ दर्शकों जी, को, जी। ताकि कोई अंधविश्वास में फैला रहा हूँ जी, ऐसी जी। कोई बात ना हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये छोटी सी एक हाथ की सफाई है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, हम लोग जो लूडो खेलते हैं उसका ये एक डाई है, हाँ छोटा सा। हाँ। अब मैं जी, देख लीजिए, आप इसको चेक कर लीजिए। जी। ये मैंने इसको ढक दिया और हाँ। हर जादूगर के पास एक जादू की छड़ी होती है। अच्छा। तो
ये है मेरी जादू की छड़ी। हाँ जी। इस जादू की छड़ी से ऐसे इसको टच करते हैं और टच करने के बाद फिर जब इसको खोलते हैं तो ये डाई अरे बड़ा हो गजब। चुका रहता है। दोस्तों अभी हमने देखा था थोड़ी देर पहले छोटा सा, मैं इसको छूना चाहूंगी। अच्छा ठीक है सर, प्लीज प्लीज। चलिए एक दूसरा छोटा सा जादू जी दिखाता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए इसमें एक दिख रहा है, हाँ जी इस तरफ 4। हाँ जी। अब इसको मैं पलटाता हूँ, ये हो गया 3 और ये हो गया 6। आप एक से एक करतब दिखा रहे हैं। शुरुआत में आपने अपने गीत और गजलों से घायल कर दिया लोगों को, अभी असली जादू दिखा रहे हैं। जी प्लीज अगला दिखाएं। देखिए एक ताश का पत्ता दिख रहा होगा दर्शकों को। जी अब ये ताश का पत्ता जो है इसको मैं जादू से गायब कर दूंगा। देखिए यस गायब हो गया। जी। देखिए वो पत्ता फिर से वापस आ जाएगा। वाह बहुत खूब। तो दोस्तों अभी आपने प्रशांत जी से बहुत अच्छे अच्छे जादू देखे, और जैसे कि आप कह रहे थे कि ये जादू नहीं है, हाथ की सफाई है। लोगों में ये अंधविश्वास ना फैले इसलिए मैं आपको पहले बता देता हूँ। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये हाथ की सफाई भी बहुत अच्छी है, क्योंकि हमने आज तक यही पढ़ा है कि नकल में भी अकल की जरूरत होती है। ये हर किसी के बस की बात नहीं है। तो बहुत जोरदार तालियों के साथ थैंक यू। आप तमाम कौशल से भरपूर हैं। आप कुछ कहना चाहेंगे अपने लिए? मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा जी कि जितना दिया ईश्वर ने मुझको, हाँ। इतनी तो मेरी औकात न थी। जी ये कृपा है मेरे भगवान की, वरना मुझ में तो कोई ऐसी बात न थी। वाह वाह, ये आपका बड़प्पन है। वाकई इतने प्रतिभाशाली हैं आप। और आपके दर्शकों के लिए भी 2 पंक्तियां मैं कहना चाहूँगा। जी जरूर। आंखों में खुशी, होठों पर हंसी, गम का कहीं नाम ना हो। गम का कहीं नाम ना हो। आंखों में खुशी, होठों पर हंसी, गम का कहीं नाम ना हो। आपको हो जीवन की हर खुशियां मुबारक, इन खुशियों की कभी शाम ना हो। इन वाह। खुशियों की कभी शाम ना हो। वाह वाह वाह, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो दोस्तों अपने एपिसोड के अंत में हर बार मैं आप सबसे एक सवाल जरूर पूछती हूँ, और मेरा इस बार का भी एक सवाल ये है कि हमारे आज के जो मेहमान हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने गीत संगीत का जो अपनी प्रस्तुति दी थी, उसमें सबसे पहला गीत मुकेश जी का गाया था उन्होंने। और वो कौन सा गीत था, इस बात को आपको कमेंट्स बॉक्स में लिख करके भेजना है, और आप होंगे इनाम पाने के अगले हकदार। तो अंत में आप सभी दोस्तों के लिए एक छोटा सा मैसेज। दोस्तों, दवाइयाँ हमेशा आपको बॉटल, टैबलेट या वैक्सीन के रूप में ही मिलेंगी, ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। और भी गम है ज़माने में मोहब्बत के सिवा। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि घर में बहुत सारी ऐसी उपयोगी चीज़ें होती हैं जिनका इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे नींबू, अदरक, धनिया पत्ती, लौकी, चुकंदर, गाजर, खीरा। इसका सेवन करना ही सबसे पहली दवा है। क्यों ना जंक फूड से तौबा कर ली जाए। किसी भी प्रकार की एक्सरसाइज सबसे बड़ी दवा होती है। अब चाहे आप योगा करें, जुम्बा करें, एरोबिक करें, घर में छोटी मोटी एक्सरसाइज करें, बस एक दिन का व्रत करिए। एक दिन का व्रत, ईश्वर भी खुश और आपके इंटरनल ऑर्गन्स भी खुश। और सबसे बड़ी दवा है हंसते रहना, अच्छी नींद लेना, ताज़े फल खाना, सूरज की रोशनी, दोस्तों के साथ अच्छा वक्त बिताना। जी हाँ, कहते हैं ना कि हर मर्ज की दवा होती है, लेकिन ये दवा दवाइयाँ नहीं है, बल्कि ये सभी चीज़ों का इस्तेमाल करना ही दवा है, जो मैंने अभी अभी आपको बताई हैं। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सबको मेरी ये बात पसंद ज़रूर आई होगी।